नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 24/7 के CUT हिंदी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आप लोगों का जो यूपी बोर्ड क्लास 12 का जो हिस्ट्री का सिलेबस है, ये आगामी सत्र 2023-24 के लिए क्या होने वाला है, या पिछले साल से इस साल में क्या कुछ परिवर्तन किया गया है, इसी पे हम लोग इस पे क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। पहला आप लोग सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ओवरव्यू ले लीजिए कि आप लोगों का जो कक्षा 12 का जो इतिहास है, ठीक है, वहां से किस प्रकार से किस पैटर्न में यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग यहां पर देखोगे ना बच्चे, तो कक्षा 12 में तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न आते कितने हैं बच्चे? तो 10 इस प्रकार के प्रश्नों की संख्या होती है। और एक प्रश्न कितने नंबर का आता है बच्चे? तो 1 अंक का होता है। मतलब 10 प्रश्न 1 अंक, मतलब सीधी बात है, तो कुल 10 अंक के आप लोगों के बहुविकल्पी। इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव कह लें या आप लोग इसी को MCQ कह लें। बहुविकल्पी प्रश्न, एक क्वेश्चन लिखा होगा जिसमें कि 4 यहां पर ऑप्शन दिए गए होंगे। इसी प्रकार हम लोग बात करें, इसके बाद नंबर आता है अति लघुत्तरीय प्रश्नों का। अति लघुत्तरीय मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर, अति लघुत्तरीय प्रश्नों के अंदर 3 लाइन के अंदर उत्तर देना होता है। मतलब इसके अधिकतम जो शब्दों की सीमा होती है वो 30 से 50 के बीच में होती है। और इस प्रकार के क्वेश्चन कितने आते हैं बच्चे? तो 5 यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात ये आती है कि एक प्रश्न के कितने अंक होते हैं? तो 2 अंक होते हैं, मतलब 2 5 10। तो ये क्वेश्चन हम लोग बात करें 5 क्वेश्चन 2 अंक, मतलब ये भी कुल कितने अंक का हो जाता है बच्चे सेक्शन? तो 10 अंक का ये सेक्शन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद लघु उत्तरीय आ जाता है। इसके बाद कौन आता है बच्चे? लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय के 6 प्रश्न आते हैं, ठीक है, और एक प्रश्न 5 अंकों का होता है। तो इसमें आप लोग इंटू कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा? तो 30 अंक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करें बच्चे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये इसको आप लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी कह सकते हैं। ऐसे प्रश्नों की संख्या होती है 3। और एक प्रश्न कितने नंबर का आता है बच्चों? तो 10 का आता है। और कुल ये भी कितने का हो जाता है बच्चे? तो 30 अंक का ये भी आप लोगों का सेक्शन बन जाता है। फिर बात करें क्या मानचित्र संबंधित, तो बिल्कुल मानचित्र संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। मानचित्र में 5 आप लोग देखोगे तो प्रश्नों की संख्या होती है, और एक प्रश्न 2 अंक का होता है। एक अंक कितने का होता है? एक प्रश्न 2 अंक का होता है, ठीक है। और टोटल ये भी कितने का हो जाता है बच्चों? तो 10 अंक इसके भी कुल बन जाते हैं। इसी प्रकार कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम दे देता है बच्चों, कोई डेट लिख के दे दी, ठीक है, और उसके बारे में लिखना होता है हम लोगों को। तो ऐसे प्रश्न कितने आते हैं? तो ऐसे प्रश्न भी 10 आते हैं, और एक प्रश्न 1 अंक का होता है। मतलब सीधी बात है हम लोगों की। तो ये सेक्शन भी कितना हो गया बच्चे? तो 10। तो टोटल नंबर की बात करें कि पूरा जो इतिहास का जो आप लोगों का पेपर है वो कितने नंबर का हो जाता है, यहाँ पर योग हम लोग टोटल देखें, क्योंकि प्रश्न कितने हो गए? 39 प्रश्न आएंगे पेपर में, और इसका कुल योग करेंगे हम लोग, ठीक है, कितने नंबर का बन जाता है? तो 100 नंबर यहाँ पर बन जाते हैं। अब इसमें हम लोग आगे चल के चर्चा करें कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो कक्षा 12 इतिहास में 100 अंक का जो आप लोग देखोगे ना, ठीक है, प्रश्न पत्र आप लोगों का, ठीक है, उसमें एक चीज सुनना बच्चे आप लोग, ठीक है, इसमें 3 भाग होंगे। कितने भाग होंगे? 3 सेक्शन है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 को सामान्यतः आप लोग प्राचीन इतिहास कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो? प्राचीन इतिहास कह सकते हो, क्योंकि इस भाग 1 में पूरा प्राचीन इतिहास ही आप लोगों को पढ़ना होता है। इसके अंदर आप लोग देखोगे इसका जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है ईंट, मनके और अस्थियां। सामान्यतः इसको आप लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हो। सामान्यतः किसके नाम से जानते हो बच्चों? आप लोग इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जानते हैं आप लोग। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है? तो प्रथम शहर की कहानियां, हड़प्पा का पुरातत्व, फिर सिंहावलोकन, प्रारंभिक नगरीय केंद्र, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, कुछ उदाहरण, प्रमुख स्थानों के पुरातत्व विवरण, ठीक है, विचार विमर्श, इतिहासकारों पुरातत्व द्वारा किस प्रकार उपयोग किया गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आप लोगों का चैप्टर होगा, ये पहला चैप्टर ईंट, मनके, अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। दूसरा चैप्टर क्या होगा? तो राजा, किसान और नगर। इसमें आप लोग देखोगे प्राचीन काल का पूरा राजनीतिक और आर्थिक इतिहास आप लोगों को आना चाहिए। इस चैप्टर की डिमांड यही है। इसमें आप लोगों को 6वीं शताब्दी BC से, कब से बच्चे? 6वीं शताब्दी BC से,
ठीक है 6वीं शताब्दी एडी तक का, ठीक है कैसा इतिहास पता होना चाहिए बच्चे, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास पता होना चाहिए। इसमें आप लोगों को डिटेल में किन किन चीजों पे चर्चा करनी है, शिलालेख किस प्रकार के हैं, इतिहास का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, ये सिंहावलोकन में मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का राजनीतिक आर्थिक इतिहास आप लोगों को पता होना चाहिए। इनकी खोज की कहानियां क्या हैं, शिलालेख और लिपि का स्पष्टीकरण देना है आप लोगों को। ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की अवधारणाओं में परिवर्तन, उदाहरण के तौर पे अशोक के शिलालेख, गुप्तकालीन भूमिदान, विचार विमर्श इतिहासकारों द्वारा शिलालेखों पर की गई चर्चाओं पर आप लोगों को यहां पर सारी बातें आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो बच्चों ये दूसरे जो चैप्टर होगा उसका आप लोगों के सामने ये सिलेबस है। आगे बढ़े हम लोग, तीसरा चैप्टर क्या है, तो बंधुत्व जाति तथा वर्ग। तीसरा चैप्टर क्या होगा बच्चे आप लोगों का, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इसमें आप लोगों से पूरा सामाजिक इतिहास वो पूछ रहा है। इसमें कैसा इतिहास पूछ रहा है, सामाजिक इतिहास। कब से कब तक का बच्चे, तो 6वीं शताब्दी बीसी से, ठीक है 6वीं शताब्दी एडी तक। ठीक है, ये कुल 1200 साल का आप लोगों को यहां पर क्या आना चाहिए, इतिहास आना चाहिए। कैसा, सामाजिक। इसमें महाभारत के संदर्भ पूछे जाएंगे। सिंहावलोकन की बात करें, जाति वर्ग बंधुत्व लिंग के संदर्भ में सामाजिक इतिहास आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, भारत में जातियां प्राचीन काल में जो बनी, जो वर्ग बने, जो क्लासेस बनी, भाईचारा जैसा था, लिंग की व्यवस्था, सारी चीजें। खोज की कहानी के संदर्भ में इसका प्रवर्तन संचारण आप लोगों को बताना है। ठीक है, महाभारत। ठीक है, चलिए उदाहरण के तौर पे महाभारत से, ठीक है इतिहासकारों द्वारा इसे किस रूप में व्याख्यात किया गया है। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 4 की हम लोग बात करें। किसकी बात करें, चैप्टर नंबर 4 की। इसमें विचारक, विश्वास और इमारतें आती है। इसमें कौन आता है बच्चे, विचारक। ठीक है, विचारक, विश्वास और इमारतें। ये बच्चों ये सेक्शन पूरा आप लोगों का धार्मिक है। ठीक है, ये सेक्शन पूरा कैसा है बच्चे, आप लोगों का धार्मिक है। और कैसा धार्मिक, वही 600 बीसी से लेकर 600 एडी तक का भारत में जो धार्मिक इतिहास रहा, ठीक है वो आप लोगों को अच्छे से बताना है। मतलब आप लोग महाजनपद कालीन धर्मों से लेकर गुप्त कालीन जो धर्म रहा, ठीक है वहां तक की आप लोगों को चर्चा करनी है। इसमें आप लोग बौद्ध धर्म का इतिहास देखोगे, इसमें आप लोग जैन धर्म का इतिहास देखोगे, इसमें शैव धर्म का इतिहास देखोगे, इसमें वैष्णव धर्म का इतिहास देखोगे। यही सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। बौद्ध धर्म का इतिहास, सांची स्तूप, सिंहावलोकन में वैदिक धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म का संक्षिप्त इतिहास आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त मुख्यतः बौद्ध धर्म, खोज की कहानियां बताना है। या बौद्ध धर्म के संदर्भ में सांची के स्तूप की खोज की कहानी बताना है। ठीक है, उदाहरण में सांची स्तूप की शिल्पकला का पुनर्निर्माण बताना है। विचार विमर्श इतिहासकारों द्वारा शिल्पकला का प्रयोग किस प्रकार किया गया। ठीक है, बौद्ध धर्म के इतिहास के पुनर्निर्माण में अन्य स्रोत क्या क्या है। ठीक है, तो बच्चों ये पहला आप लोगों का क्या है, सेक्शन था, पहला भाग आप लोग कह सकते हो, जिसमें 4 यूनिट रखी गई हैं आपके यूपी बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री सिलेबस के अंदर। अब आगे चल के चर्चा करें, जो 5वां चैप्टर आप लोगों का आएगा वो यात्रियों के नजरिए से। यात्रियों के नजरिए से मध्यकालीन समाज। और यात्री कौन होंगे, अल बरूनी होंगे, इब्न बतूता होंगे, फ्रांसवा बर्नियर होंगे। उन्होंने कैसा विवरण दिया अपनी किताबों के अंदर, वही सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, सिंहावलोकन में यात्रियों के विवरण के आधार पर सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की रूपरेखा बताना है। लेखन कहानी, ठीक है उनकी यात्रा विवरण, कहाँ की यात्रा, क्यों की, क्या लिखा, किसके बारे में लिखा। ठीक है, ये सारी चीजें। उदाहरण अल बरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर से। ठीक है, उदाहरण कहाँ से लेना है, तो इन 3 लोगों से लेना है। विचार विमर्श, उनके यात्रा विवरण क्या बता रहे हैं, किस प्रकार के इतिहासकारों ने उसे व्याख्यात किया है, ये सारी चीजें आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर बताना है। इसके बाद हम लोग बात करें, ठीक है चैप्टर नंबर 6, इसमें आप लोगों को भक्ति और सूफी आंदोलन पे चर्चा करनी है। ठीक है, धार्मिक इतिहास, भक्ति और सूफी परंपरा, सिंहावलोकन, धार्मिक विकास की रूपरेखा बताना है। भक्ति और सूफी संतों की विचार और व्यवहार के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, और यहाँ पर संचारण मतलब बदलाव की कहानी बताना है, किस प्रकार से बदलाव आए, किस प्रकार भक्ति और सूफी कृतियों को संरक्षित किया गया। तो ये चैप्टर नंबर 6 आप लोगों का है। आगे बात करें चैप्टर नंबर 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य को आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। नव स्थापत्य आप लोगों को हम्पी जो विजयनगर था उसके अंदर देखने को मिलता है, तो ये स्थापत्य की आप लोगों को इसके अंदर चर्चा करनी है। सिंहावलोकन में हम लोग बात करें विजयनगर कालीन नई इमारतें, रूपरेखा, मंदिर, किले, सिंचाई सुविधाएं। ठीक है, स्थापत्य राजनीतिक व्यवस्था के बीच संबंध आप लोगों को बताना है। खोज की कहानी, हम्पी की खोज किस प्रकार हुई, पूरी कहानी बताना पड़ेगी उसकी।
ठीक है। विचार विमर्श, हम्पी के इमारतों का इतिहासकारों द्वारा इन इमारतों की संरचना का विश्लेषण और यहाँ पर उसका क्या किया गया है, विवेचना यहाँ पर की गई है। इस पे भी आप लोगों को प्रकाश डालना है, अच्छे से बारीकी से उसको पढ़ना है। फिर बात करें हम लोग चैप्टर नंबर 8, किसान, जमींदार और राज्य। कृषि के संबंध में आईनाए अकबरी परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को यहां पर चर्चा करनी है। बच्चों ये चैप्टर नंबर जो 8 है ये मुगल काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुगल काल से। जो मुगल काल में मतलब हम लोग बात करें 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जो हमारे यहाँ पर किसान व्यवस्था हुई, जमींदार हुए और जो राज थे, इनके बीच में जो संबंध था, ठीक है, उसको बाखूबी आईनाए अकबरी, जो कि किसने लिखी? अकबर के दरबार के मुख्य सलाहकार अकबर के अबुल फजल ने, ठीक है, उनके अनुसार ही आप लोगों को पूरी उस समय की किसान, जमींदार और राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। सिंहावलोकन में 16वीं 17वीं शताब्दी में कृषि संबंधी संरचना क्या थी, कृषि में तत्कालीन परिवर्तन का ढांचा क्या था, ठीक है, खोज की कहानी, आईनाए अकबरी का संकलन तथा अनुवाद संबंधी विवरण क्या है, उदाहरण क्या है तो आईनाए अकबरी से लेना है, विचार विमर्श क्या है तो इतिहासकारों ने इतिहास के पुनर्निर्माण में आईनाए अकबरी का किस प्रकार से प्रयोग किया है, ठीक है, और कृषि में तत्कालीन परिवर्तन का ढांचा आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर आप लोगों का 8 हुआ। आगे बात करें हम लोग चैप्टर नंबर 9 पे। ठीक है, अब बच्चों चैप्टर नंबर 9 पे आप लोग पहुंचते हो ना, तो यहीं से शुरुआत हो जाती है किसकी? तो आप लोगों के आधुनिक काल की। ठीक है, किसकी शुरुआत हो जाती है? आधुनिक काल की। अब देखिए आधुनिक काल हम लोग यहां पर बात करें तो उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज सरकारी प्रतिवेदनों से संबंधित। ठीक है, उपनिवेशवाद, ये अंग्रेज भारत में इस समय आ चुके होंगे। कौन आ चुके होंगे बच्चे? भारत में अंग्रेज आ चुके होंगे। तो उपनिवेशवाद तो यही कहलाएगा ना कि एक बड़ी शक्ति के द्वारा एक कमजोर राष्ट्र पे कब्जा कर लिया जाए और उसके संसाधनों का दोहन करके, ठीक है, और अपनों को मजबूत और उस जहां वो शासन कर रहा है वो गरीब होता जाए और उसी क्या जो व्यवस्थाएं हैं उनका ज्यादा दोहन किया जाए। ठीक है, तो उपनिवेशवाद, ग्रामीण समाज सरकारी प्रतिवेदनों से संबंधित साक्ष्य, सिंहा अवलोकन में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जमींदार, किसान और कलाकारों का, ठीक है, जीवन वृत्तांत, ईस्ट इंडिया कंपनी, राजस्व व्यवस्था, उनके सर्वेक्षण, 19वीं शताब्दी में क्या परिवर्तन आए, सरकारी दस्तावेजों की कहानी बताना है, ग्रामीण समाज में सरकारी जांच क्यों की गई, ठीक है, विवरणों के प्रकार, प्रस्तुत प्रतिवेदन, उदाहरण, फिर मिर्गर्स का पंचम प्रतिवेदन, फ्रांसिस बुकानन, हैमिल्टन और दक्कन दंगा रिपोर्ट, इन सब पे आप लोगों को क्या करनी है? चर्चा करनी है। चर्चा करेंगे, कौन करेंगे? अली सर कराएंगे आप लोगों को बारीकी से। पूरा यूपी बोर्ड अली सर इतिहास आप लोगों को बारीकी से, एक एक चैप्टर इसमें जो बारीकी से लिखा है ना, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, एक एक करके क्या करेंगे? इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें आप लोगों का चैप्टर नंबर 10, विद्रोही और राज। ठीक है, इसमें बात करना है हम लोगों को 1857 की क्रांति का चित्रण। सिंहावलोकन में 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाएं, इन घटनाओं को किस प्रकार से संरक्षित और चित्रित किया गया, मुख्यतः हम लोगों को लखनऊ के संदर्भ में इसमें चर्चा करनी है। ठीक है, उदाहरण 1857 के चित्र, समकालीन विवरणों का उदाहरण देते हुए हम लोगों को इस पर बात करनी है। चलिए चैप्टर नंबर 11, महात्मा गांधी और उनके राष्ट्रीय आंदोलन। समकालीन विचारकों की दृष्टि में महात्मा गांधी क्या अपना स्थान रखते हैं, ये हम लोगों को उस पर चर्चा करनी है। सिंहावलोकन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है, 1918 से लेकर 1948 तक। ठीक है, गांधीवादी राजनीति की प्रकृति और उसका नेतृत्व क्या था, इन सारी चीजों पे हम लोगों को चर्चा करनी है। ठीक है, मुख्यतः कहाँ केंद्रित था? तो 1931 में महात्मा गांधी। ठीक है, उदाहरण अंग्रेजों और अन्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की रिपोर्ट, ठीक है, और अन्य समकालीन लेख। विचार विमर्श क्या करना? समाचार पत्र किस प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, विषय अगला चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 12, संविधान का निर्माण। ठीक है, तो सिंहावलोकन, स्वतंत्रता और नूतन राष्ट्रीय राज्य, संविधान का निर्माण, मुख्यतः विचार विमर्श। ठीक है, विचार विमर्श से क्या निष्कर्ष निकाला, उस किस प्रकार से विश्लेषित किया गया। तो बच्चों जो लास्ट चैप्टर होगा आप लोगों का वो संविधान सभा होगा, किस प्रकार से हमारा संविधान बना, ठीक है, क्या क्या उसमें बाधाएं आई, इन सारी चीजों पर हम लोगों को क्या करना है? चर्चा करनी है। तो बच्चों ये 12 आप लोगों के चैप्टर थे जिनको मैं अली सर CUT हिंदी मीडियम चैनल पर आप लोगों के बीच में बारीकी से एक एक चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है उसको एक एक को एनालिटिकल वे में हम लोग क्या करेंगे? अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो सिलेबस में लेकर आया था ये अच्छा लगा होगा। तो बच्चों जो नए बच्चे इसको देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग पूरा साल इस सिलेबस पे क्या करने वाले हैं? काम करने वाले हैं। पहला अच्छा फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिर विथ क्वेश्चन आंसर का एक सेशन चलाएंगे, उसमें
अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, बहुविकल्पी, सबकी हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।